Good morning, students. I am Hemant Gupta. Students, we were discussing about the topic friction in my previous class. So first, let us revise this friction topic within 5 minutes. ठीक है? पहले हम लोग ये 5 मिनट में friction topic को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे types of friction देखेंगे. ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था friction में? To whom do we call friction? Friction is a force which opposes the motion of a body. Second, it always acts in the opposite direction to the applied force. ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है? ये हमेशा applied force के opposite direction में act करता है. ये ऐसा force है जो किस direction में act करता है? It always and always acts in the opposite direction to the applied force. That's why it brings any body which is in motion to rest. ठीक है? किसी भी motion वाले body को rest में इसलिए ला पाता है क्योंकि वो opposite direction में act करता है, ठीक है? और हमने देखा था what causes friction. This is very important. What is the main reason that this friction force produced? किस वजह से ये friction force produce होता है? तो हमने इसको समझने के लिए पहले surfaces समझा था. There are basically two types of surfaces, smooth surface and rough surface. In case of a smooth surface, there is the absence of grooves and ridges. और there is negligible, न के बराबर होता है लेकिन बहुत कम होता है ग्रूव्स और ridges. जबकि रफ सरफेस में हमने क्या देखा था, उसमें ग्रूव्स और ridges बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है. दरअसल एक्चुअली these interlocking of molecules due to the presence of these groups and ridges causes friction. ठीक है? यही इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूल्स का जो इंटरलॉकिंग होता है दो सरफेसेस के बीच में, यही फ्रिक्शन क्रिएट करता है. ठीक है? और ऑब्वियसली हमने क्या देखा था, ये फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा किस सरफेस पे एक्ट करता है? रफ सरफेस पे. और सबसे कम किस पे एक्ट करता है? ऑब्वियसली स्मूथ सरफेस. सो स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने से ओवरऑल हमें दो फैक्टर्स ऐसा कंक्लूड करता है जिसपे फ्रिक्शन डिपेंड करता है. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. आई मीन टू से द टू फैक्टर्स आर द फैक्टर्स on which frictional force depends are दो फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज, पहला फैक्टर है that this frictional force depends on the nature of the surfaces in contact. किस पे डिपेंड करता है? The frictional force depends on the nature of the surfaces in contact. ठीक है? ध्यान से देखिए, बहुत इजी है. ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. वी ऑल नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे होता है तो एक्चुअली वो कॉन्टैक्ट में होता है उस सरफेस के. ठीक है? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ठीक है? इसका कहने का सेंस ये है कि ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, रफ है या स्मूथ सरफेस है. और हम पहले से जानते हैं अगर रफ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की कोशिश करता है रफ सरफेस पे, तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट करता है. क्यों एक्ट करता है? यू नो वेरी वेल. ठीक है? और अगर स्मूथ सरफेस पे कर रहा है तो उस पे कम एक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, ये स्मूथ सरफेस है और ये एक रफ सरफेस है. ठीक है? मैं इस स्मूथ सरफेस पे एक बॉल को रोल करवाना चाह रहा बाय अप्लाइंग सम फोर्स, और दूसरे तरफ इस रफ सरफेस पे बॉल को सर्टेन फोर्स से मूव करवाना चाहता. ठीक है? फॉर एग्जांपल, दोनों केसेस में मान लेते हैं इसको भी मैंने 2 न्यूटन फोर्स से रोल करवाया और इस केस में भी 2 न्यूटन फोर्स से ही रोल करवाया. ठीक है? सो इन विच these two cases, इन दोनों केसेस में से कौन से ऐसे केस में बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ज्यादा डिस्टेंस किस दोनों में से किस केसेस में ट्रेवल करेगा? ऑब्वियसली the ball will travel larger distance in this case. Why? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सरफेस क्या है? स्मूथ है.
और अगर सरफेस स्मूथ है तो जो इंटरलॉकिंग होगा इस बॉल के सरफेस और इस सरफेस के बीच में मॉलिक्यूल्स का जो इंटरलॉकिंग होगा वो कम होगा, और इंटरलॉकिंग कम होने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जबकि इस केस में क्या होगा, इसमें तो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? So the first factor on which the frictional force depends is the frictional force depends on the nature of the surface in contact. कि surface in contact किस नेचर का है, किस नेचर का कहने का सेंस, स्मूथ सरफेस पे बॉडी स्लाइड कर रहा है या रफ सरफेस पे बॉडी स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या सीखा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम एक्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा सरफेस है, ये है स्मूथ सरफेस, और ये कैसा सरफेस है, ये है रफ सरफेस। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस पे जब बॉडी को स्लाइड किया जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस दोनों में से किस सिचुएशन में ज्यादा एक्ट करता है और किस सिचुएशन में कम एक्ट करता है। ठीक है, और जो सेकंड फैक्टर है कि द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सेकंड फैक्टर इज द फ्रिक्शनल फोर्स depends on the mass of a moving object. ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस पे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 kg बॉडी को स्लाइड करवाना चाहो सरफेस पे, ठीक है, बेसिकली सरफेस स्मूथ ही होता है, सॉरी स्मूथ नहीं, रफ सरफेस होता है, हमने पहले ही देख रखा है। तो अगर मैं 2 kg मास वाले बॉडी को स्लाइड करवाना चाहूं एज कंपैरिजन टू 20 kg बॉडी के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली 2 kg बॉडी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा कम एक्ट करेगा। क्यों कम एक्ट करेगा? क्योंकि इसका मास कम है, 2 kg बॉडी का मास कम है। ठीक है, तो मास कम होने की वजह से उसका जो इंटरलॉकिंग होगा किसके साथ, सरफेस के साथ, वो कम होगा। ठीक है, उसे कम अप्लाइड फोर्स से ही हम फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके उस बॉडी को स्लाइड करवा सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ 20 kg बॉडी मास, ठीक है, ऐसा बॉडी जिसका मास कितना कंसीडर किया 20 kg, उस केस में क्या होगा, उस केस में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगा करके फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके तब उस बॉडी को स्लाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई है, ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला वाला फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है, वेदर द सरफेस इज रफ और स्मूथ। आपने देख रखा है सरफेस रफ है या स्मूथ सरफेस। और सेकंड, the frictional force depends on the mass of a moving object. Now friends, come to the next topic, types of forces. Sorry, types of friction, not forces. Next topic is types of friction. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की मदद से, सॉरी आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, टाइप्स ऑफ बेसिकली 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन इज
लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन लिमिटिंग, एंड लास्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीनों फ्रिक्शन को अच्छे से समझेंगे एक ही एग्जांपल में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक फ्रिक्शन है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए समझते हैं इसको, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक एक करके। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी स्टेशनरी बॉडी को रेस्ट पोजीशन में ही रखता है। मैंने क्या कहा? ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ही रखेगा। ठीक है, तो वैसे फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहते हैं? ऐसा फ्रिक्शनल दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के जिसपे बॉडी अब मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की जिसपे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड द लास्ट थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी मोशन में आ जाए, जब बॉडी मोशन में सेट हो जाए, तब जो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अच्छे समझ में आ जाएगा। सी हियर, सपोज दिस इज वन सरफेस। ठीक है, ये कोई एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट या बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, एम मास का बॉडी रखा। मैं इस बॉडी को इस डायरेक्शन में पुल करके खींचना चाहता हूं। ठीक है, इस डायरेक्शन में पुल करके खींचना चाहता हूं। सी है, स्टार्टिंग में मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इनिशियली मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया? 1 न्यूटन का फोर्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। इसका मतलब ऑब्वियसली यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट किया होगा अपोजिट डायरेक्शन में? 1 न्यूटन का। ठीक है, अब मैं फोर्स को थोड़ा बढ़ा करके 2 न्यूटन किया, तो यहाँ ये बॉडी फिर भी मूव नहीं हुआ। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अगेन 2 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया होगा। ठीक है, तो सी हियर, ये जो 1 न्यूटन और ये जो 2 न्यूटन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लग रहा है ना फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन और 2 न्यूटन है ना, दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने क्या कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन में? ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखता है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम से क्लियर होगा, स्टैटिक। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट, स्टैटिक। ठीक है ना, मतलब फोर्स तो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, so that frictional force which keeps a stationary object at rest is called static friction. अब मैं क्या किया? 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, लेकिन अभी ये बॉडी ये मूव नहीं हुआ। इसका मतलब फिर से फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन का पीछे एक्ट किया होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। जैसे ही मैं अपना फोर्स बढ़ा के 4 न्यूटन किया, ठीक है, जैसे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ध्यान से सुनेंगे, जैसे 4 न्यूटन का, देन दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन पे ये बॉडी मोशन नहीं किया था, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन और 2 न्यूटन का बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, इसमें मोशन नहीं किया, इसमें मोशन नहीं किया। 3 न्यूटन में भी मोशन नहीं किया था। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे 4 न्यूटन किया तो बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो सी हियर, ये जो यहाँ 3 न्यूटन फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, दिस 3 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम लिमिट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। यही मैक्सिमम लिमिट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो इस बॉडी को अपोज कर रहा था मोशन में। बात समझ में आ रही? दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस 3 न्यूटन फोर्स इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस मोर, एक बार फिर से समझते हैं। ये 3 न्यूटन फोर्स तक ही ये ऑब्जेक्ट 3
3 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तक ही इस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इसका मैक्सिमम लिमिट वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शनल वैल्यू की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 न्यूटन। दिस 3 न्यूटन रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि 3 न्यूटन के बाद जैसे मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये बॉडी मोशन पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू मूव along right direction. It starts to move along right direction when we apply 4 न्यूटन। ठीक है, तो हार्डली या मैक्सिमम कितना वैल्यू पर ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था? 3 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे 3 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हुआ, कैसे हुआ ओवरकम? जब मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये 3 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम हुआ, तब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा, तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, दिस इज योर फ्रिक्शन। ठीक है, जब 4 न्यूटन फोर्स लगने के बाद ये बॉडी मोशन में जब सेट हो गया, तब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा बॉडी पे? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तभी तो बॉडी का मोशन रुकता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। पहला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी पे फोर्स लग रहा था 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, फिर जब बॉडी मोशन नहीं कर रहा था क्योंकि अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी, ये 1 न्यूटन और 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस 1 and 2 न्यूटन। लेकिन जैसे मैंने 3 न्यूटन से ज्यादा लगाया, 3 न्यूटन से ज्यादा लगाया, ठीक है, 4 न्यूटन, तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हुआ। तो ये जो 3 न्यूटन का जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया, दिस इज द लिमिटिंग, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसलिए बॉडी, इसलिए ये 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और जैसे ये बॉडी मोशन करना सेट कर दिया, जैसे मोशन करना स्टार्ट कर दिया, तो जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, so students, let us write the definition of all these 3 frictions. First one was, पहला कौन सा था? First type of your friction is static friction. Static friction. Students, इस फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं उस ब्लॉक पे या बॉडी पे 1 न्यूटन या 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा रहा था, तो ठीक उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्रिक्शनल फोर्स 1 और 2 न्यूटन का एक्ट कर रहा था। 3 न्यूटन लगाया तो भी फ्रिक्शनल फोर्स कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में? 3 न्यूटन का एक्ट किया। तो ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन जो फोर्स एक्ट किया था बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या कर रहा था? एक्चुअली अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, बॉडी को मोशन में अपोज क्रिएट कर रहा था। दैट्स व्हाई दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्ट कर रहा था, लेकिन ध्यान से समझे, ये कब तक सेल्फ एडजस्ट किया? कब तक? लाइफ टाइम तक सेल्फ एडजस्ट करेगा नहीं। ठीक है, इसकी सर्टेन वैल्यू होगी, लिमिट होगी सेल्फ एडजस्टिंग करने की। हमने देखा था फिगर में, कब तक सेल्फ एडजस्ट किया था? अप टू 3 न्यूटन। 3 न्यूटन तक ही वो सेल्फ एडजस्ट कर पाया था। 3 न्यूटन के बाद जैसे मैंने 4 न्यूटन लगाया और बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन? द फ्रिक्शनल फोर्स which keeps a stationary body at rest is called static friction. It is very simple. बहुत आसान है।
में पढ़ रखा है। वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखता है, ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, ब्लॉक वाले एग्जांपल में 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, वो कैसा 1 न्यूटन और 2 न्यूटन बेसिकली वो कैसा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो बॉडी को रेस्ट में रखा हुआ था। सेकेंड इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये किसको बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की जिसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। आई मीन टू से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स after which a body starts to move is called limiting friction. ये भी बहुत सिंपल है। वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की जिसपे बॉडी मूव करना स्टार्ट किया उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की जिसपे कोई बॉडी मोशन करना स्टार्ट करता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हम लोग एग्जांपल जो ब्लॉक वाला एग्जांपल बनाए थे, ठीक है, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल क्या था? 3 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वो 3 न्यूटन ही वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स थी, क्योंकि जैसे मैं 4 लगाया था तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट या मूव करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। थर्ड वन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, तो whom do we call kinetic friction? जब एक बार बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर दे, जब वो मोशन कर तब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि बॉडी को तो जैसे भी जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो एक समय के बाद तो रुक ही जाता है। तो जब बॉडी में मोशन स्टार्ट हो चुका है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब जो फाइनली बॉडी को रेस्ट में लाती है दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। दिस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स is responsible to bring any object at rest, ठीक है। वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। So this frictional force acts when, कब एक्ट करता है? जब बॉडी मोशन में आए। So the frictional force which acts on a body when it is in motion, जब बॉडी मोशन कर रहा हो तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है उसका नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। सच दैट यही काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? धीरे धीरे उस बॉडी का स्पीड को कम करेगा और कम करते करते उस बॉडी को फाइनली रेस्ट में लाएगा। So the frictional force which acts on a body when it is in motion is called kinetic friction. ठीक है। अभी जितने भी तरह के फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों फ्रिक्शंस का एब्रिविएशन भी होता है। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं एफ एल और ये काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं एफ के, ठीक है। दिस ये स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये एफ के रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ओवरऑल हमने कितने तरह का अभी तक फ्रिक्शन पढ़ा? 3 तरीके का, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इस तीनों फ्रिक्शन को हमने एक डायग्राम से समझने की कोशिश की। इससे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूं कि ये तीनों फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है बॉडी के रेस्ट से लेकर के मोशन और फिर मोशन से वापस रेस्ट तक आने, ये तीनों फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो फ्रिक्शन फोर्स है इसे हम लोग ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड these 3 types of friction with the help of simple graph. Further we will discuss
that is sliding friction and rotating friction. वो हम आगे देखेंगे. अभी हम देखते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तीन तरह का हमने फ्रिक्शन बनाया है, तो इन तीनों तरह के फ्रिक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. फॉर दिस वी हैव टू चूज एक्सिस. ठीक है, हमको एक्सिस चूज करना होगा. एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस. मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर किया और दूसरा वाई एक्सिस. दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स योर अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से नोट करते हैं. ये एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अप्लाइड फोर्स है. और ये वाई एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग स्मॉल एफ से. ठीक है, चलिए एक्सिस समझिए ठीक से. ये x axis represents your applied force. So we can say that applied force is taken along x axis and this frictional force is taken along y axis. Now see the graph. ये जो मैंने ड्रॉ किया from here to here, O to A, O to A. This line represents your static friction. ये कौन सा फ्रिक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम लोग कौन सा एब्रिविएशन यूज करते हैं? Fs. A to B, यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सा फ्रिक्शन है? दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fl. एंड फ्रॉम B to C, this is your kinetic friction, Fq. समझते हैं इसको? जब हम अप्लाइड फोर्स धीरे बढ़ा रहे थे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ रहा था. 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 बढ़ रहा था ना. दिस रिप्रेजेंट जिसका बॉडी मोशन नहीं कर रहा था, बॉडी रेस्ट में ही था. तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लाइन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम O to A. O to A, ये लाइन जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस लाइन इज फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम O to A. लेकिन दिस एट A पॉइंट, दिस इज द ब्रेक पॉइंट. ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट भी इसको कहते हैं. इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ठीक है, वो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू था वो ब्रेक हो गया है ना. A to B रिप्रेजेंट्स व्हाट? Fl, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसपे बॉडी मोशन करने को स्टार्ट होता है. दिस रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन. और ये B to C जो है ये कब तक के लिए? जब बॉडी मोशन में सेट हो जाती है. ठीक है, दिस इज फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन. सो यू कैन रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इन दिस वे. ठीक है, दिस O to A is static friction, A to B is limiting friction and B to C is what? Kinetic friction. ठीक है. So this concludes the types of friction. Now, in my next class, I will deal with the advantages and disadvantages of friction. ठीक है? So that's it for today.